स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे बात कर रहे थे जी। ठीक है, आज नया टॉपिक है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा ना, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा होगा, है ना। उसी का दूसरा नाम है आपको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये पेज पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना। पिछला क्लास में CDRI तक पढ़ा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर बनाया जा सके, है ना। ये सब बात लिखा, ये सब पढ़ लोगे अपने से भी, दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नया बात कर रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर बात करेंगे जी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बर्थ कंट्रोल पे हम लोग बात करेंगे जी। ठीक है, VBI क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल में, है ना। तो पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन को लेकर के जो हम लोग बात करते हैं सर, ठीक है, तो बात ये होता है सर कि जनसंख्या वृद्धि है ना, आपको एक बड़ा समस्या बना हुआ है। तुम देखो वो भी बहुत सारा जो काउज होता है नेचर में, जैसे अभी सुनते हो भी बहुत सारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग डिबेट में भाग लिए होंगे, तो आप लोग बोलते होंगे पॉपुलेशन आपको बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही हमारे देश के लिए सर क्या हो रहा है सर, हमारे देश में बहुत सारी समस्या को लेके आ रहा है जी। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या होता है ना, इसको बताने जा रहा शुरू किया है जी। ठीक है, जब तुम ये समझ जाएगा ना, ठीक है, तब उसके बाद बताया जाएगा कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। इसके बारे में भी डिबेट हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे डाटा सब लिख रहा है एनसीईआरटी बुक, है ना। कर रहा है क्या, 19वीं शताब्दी में, है ना, 1900 ईस्वी में पूरे वर्ल्ड का आबादी जो था, पूरे वर्ल्ड का जी, ठीक है, वर्ल्ड का आबादी था आपको, है ना, 2000 मिलियन, है ना जी। इसको आप क्या मानिए, 2 बिलियन मानिए, 2000, है ना, आपको पूरे वर्ल्ड का आबादी था, है ना। किस टाइम में, एट द टाइम ऑफ 1900 के आसपास में 2000 मिलियन था उस टाइम में वर्ल्ड का आबादी। इसको तुम बिलियन में बोलेगा ना, बिलियन में, तो लगभग 2 बिलियन। इसका हिंदी तो होगा कि 200 करोड़, है ना जी, 19वीं शताब्दी में आबादी था। लेकिन 2000 ईस्वी आते आते क्या हुआ सर, पूरे वर्ल्ड का आबादी 6 बिलियन हो गया जी, 6 बिलियन, इसका मतलब 600 करोड़। और उस टाइम अपने भारत देश का आबादी था 100 मैंने 100 करोड़, है ना जी। एट द सेम टाइम में इंडिया में, एट सेम टाइम, है ना, उसी साल भारत में जो आबादी था सर 2000 में, इंडिया का जो पॉपुलेशन था जी, ठीक है, वो लगभग 1 बिलियन था जी। ठीक है, तो ये बात तुमको समझना होगा। तुम्हारे मन में एक सवाल उठा होगा कि सर 100 साल में आपको, है ना, तिगुना कैसे आबादी बढ़ गया सर, जहाँ पे 200 मिलियन होना चाहिए था, मतलब 2 बिलियन होना चाहिए था, वहाँ पे आपको 6 बिलियन हो गया जी। जबकि इस दौरान वर्ल्ड वार भी हुआ था, याद आ रहा है सब आदमी को, 1900 से लेकर 2000 ईस्वी के आसपास में कितने बार लड़ाई हुई है, जिसमें वर्ल्ड वार भी हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक मरा था, फिर भी आबादी सर देखिए तिगुना हो गया है। ठीक है, तो देखो इसका जवाब एक ही लाइन में है, वह उस टाइम से लेकर के अब तक में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया जी। पहले जो आदमी कोई बीमार पड़ता था तो लोग सब समझ जाता था मरिए जाएगा, लेकिन आप देखते हो हम लोग क्या, एंटीबायोटिक का जब से खोज हो गया तो बहुत सारी बीमारी का इलाज हो जाता है जी। ठीक है, और भी बहुत कुछ है जिसका इलाज आराम से हम लोग कर लेते हैं जी। ठीक है, जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ, है ना, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गया है सर, इस वजह से आदमी या पॉपुलेशन नहीं मरता है जी। ठीक है, एक और कहानी है सर कि पॉपुलेशन इतना तेजी से इसलिए बढ़ रहा है सर कि MMR रेट, है ना, MMR, एनसीईआरटी तुम लोग देखते रहो, MMR लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, है ना, MMR रेट, है ना, और आपको IMR रेट, है ना जी, IMR रेट, है ना जी, दोनों क्या हो गया सर, घट गया है सर, है ना जी। इसका फुल फॉर्म है मदर मोटिलिटी रेट, है ना, माँ का मृत्यु दर, है ना जी, ये भी घट गया है, और बच्चे का मृत्यु दर ये भी घट गया है जी। ठीक है, इमेजिन करो कि पहले का जो फिल्म सब देखोगे ना, पुराने जमाने का फिल्म, जब हीरोइन लड़की हीरो से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ था, हीरो क्या बोलता है कि मेरी माँ बचपन में ही चल बसी। तो सही बात है जी, पहले के टाइम में जो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाता था, डॉक्टर जो चीरा लगाता था, या, है ना, आपको मेडिसिन की कमी होने के कारण, है ना, पहले क्या होता था, 1 से 2 बच्चा जन्म देते ही क्या होती थी, माँ मर जाती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ जी, पॉपुलेशन तो कंट्रोल में रहेगा ना, या कम रहेगा ना। इमेजिन हुआ हम क्या बोले अभी कि उस ज़माने में, है ना सर, आपको पॉपुलेशन इसलिए भी कम होता था कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं था, माँ बच्चा जन्म देते ही क्या होता था, मर जाती थी। ठीक है, और बच्चा को भी सर शुरुआती दिनों में अच्छे से केयर ना होने के कारण बच्चा वही आपको मर जाता था सर। ठीक है, दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ
19th सेंचुरी है ना, 1900 के आसपास में उतना आबादी नहीं था सर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ सर, मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी जब से जो अच्छा होने लगा है सर, तब से क्या हुआ है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता चला गया है जी। ठीक है, ये सब बस ध्यान रखना। अभी तक मेडिकल ग्रांड यही दोनों है, MMR का फुल फॉर्म और IMR का फुल फॉर्म। NCERT देखिएगा तो उसमें ये सब बात का डिस्कशन किया हुआ है जी। ठीक है, अब जिसका नया NCERT है, तो नया NCERT में और भी बहुत कुछ जोड़ा है। ठीक है, नया NCERT में क्या जोड़ा है कि आपको नहीं कि वर्ल्ड का जो आबादी है सर, ठीक है, वर्ल्ड का आबादी जो है लगभग कितना 1900 ईस्वी में कितना था वर्ल्ड का आबादी, 2 बिलियन, लगभग 200 करोड़। और 2000 ईस्वी में कितना हुआ सर, 2000 ईस्वी में 6 बिलियन, है ना जी। और मात्र 10 साल में, मतलब 2011 में जी, 2011 में 7.2 बिलियन हुआ है जी। 7.2 बिलियन आबादी है पूरे वर्ल्ड का जी। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। 700 करोड़ लोग रहते हैं हमारे धरती पे जी। ठीक है, और सर ऐसा आपको देख रहे हो कि क्यों अच्छा फैसिलिटी बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आबादी भी क्या हो रहा है सर, तेजी से बढ़ता जा रहा है जी। ठीक है, आप सेम टाइम में भारत को भी कंपेयर करो, इंडिया को, है ना, तो इंडिया को कंपेयर करेंगे सर, एट द टाइम ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंस 1947 में भारत की आबादी मात्र 35 करोड़ था जी। ठीक है, लेकिन वही जगह पे 2000 ईस्वी आते आते, मतलब 2001 में मई में, है ना, मई 2001 में भारत की आबादी 1 बिलियन को पार कर गया जी। ठीक है, 1 बिलियन को क्रॉस कर गया जी। ठीक है, और 2011 में जो जनगणना हुआ था, है ना, उसमें सर भारत की आबादी 1 पॉइंट, है ना, आपको, है ना, NCERT बुक में लिखा है 1.2 बिलियन हो गया है जी। ठीक है, अभी तो 130 करोड़ हो गया जी। मतलब इस साल जो आपको जनगणना होगा तो मे भी आपको 140 करोड़ का आपको पार कर जाता है जी। ठीक है, तो देखो भारत में हमेशा ना हर 10 साल पे सेंसस होता है जी, है ना। सेंसस का मतलब जनगणना, है ना, और हर 10 साल में एवरी 10 ईयर में होता है जी। ठीक है, तो एवरी 10 ईयर में जो आपको जो जनगणना होता है सर, तो इसमें यही पता लगाया था कि भारत में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया जी। ठीक है, देखो जैसे आपको अभी जनगणना होता 2011 में हुआ था लास्ट टाइम, अब 2021 में, मतलब 2020 से 21 में आपको जनगणना होता है। ठीक है, अब देखिए अगले साल होता है नहीं। ठीक है, पर ये आपको बताना चाह रहा है कि हर 10 साल पे आपको भारत में सेंसस होता है जी। ठीक है, तो इस साल में, ठीक है, यानी कि 2000 ईस्वी में, है ना, भारत देश में, है ना, आपको बच्चा पैदा करने का दर, है ना जी, जब भी हम लोग, है ना, ये निकालते हैं बर्थ रेट, है ना जी, बर्थ रेट, एक चैप्टर 13 हम पढ़ाएंगे आप लोग को, तो वहाँ बर्थ रेट निकालना सिखाया जाएगा। वैसे अभी भी समझ सकते हो बर्थ रेट कितना होता है कि जैसे कोई इलाका में कितना बच्चा है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक इलाका, जैसे मान लो कि मेरा ही मोहल्ला मान लेते हैं, मेरे मोहल्ला में 2000 आबादी है या 1000 आबादी है सर। ठीक है, कितना 2019 में 1000 आबादी था, है ना, जनगणना करने वाला आया था 2001 में, 2019 में जनगणना करके गया तो 1000 था आदमी, और 2020 में जब जनगणना करने आएगा सेम 1 साल बाद, तो देखा कि 1025 हो गया है। ठीक है, तो नया कितना आया 25, है ना जी, तो 25 बच्चा नया आया, तो क्या होगा, बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि पुराना जितना था, जितना नया आया, 25 नया आया है, और आपको पुराना कितना था 1000, तो इसको काटोगी ना, है ना, और उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में बर्थ रेट निकल जाएगा। एज यूजुअली देख लो तो इसको काटेंगे तो 2.5 आता है जी। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बर्थ रेट क्या होता है सर, आपको इसी तरीके से निकाला जाता है। 1000 आबादी में कितने बच्चे जन्म लिए 1 साल के अंतराल, है ना, दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। तो 2000 आपको ईस्वी में हमारे देश का जो बर्थ रेट था जी, ठीक है, हमारे देश का बर्थ रेट 1.7 था, 1.7% था जी। ठीक है, परसेंटेज में बात करेंगे तो 1.7% जा रहा है जी। मतलब कि इसको सर तोड़ के बताइए तो क्या होगा, तो 1000 आबादी में 17 नए बच्चे जन्म लेते थे पर ईयर, है ना जी। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया जी, है ना, ये 17 होगा, फिर उसका 17 होगा, फिर उसका 1.7% ऐसे करते करते देखा जाए तो 33 साल में 33 ईयर में, है ना, डाटा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इमेजिन कर रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा कि 2001 में जब जनगणना हुआ था सर, तो सरकार निकाली थी डाटा कि 1.7% की रफ्तार से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है ना, 1.7 लगभग 2 गुना हुआ ना जी। 1.7 का लगभग क्या माना जाए, 2 गुना माना जाए। तो सर इस हिसाब से चला जाएगा तो सर जो आबादी 2001 में 1 बिलियन है, वही 33 साल बाद, है ना जी, आपको नहीं कि 2034 आते आते 2 बिलियन हो जाएगा जी। ठीक है, और जब 2011 में जनगणना हुआ तो बर्थ रेट और भी बढ़ गया जी। ठीक है, अब बर्थ रेट कितना 2 है जी, हमारे यहाँ 2% बर्थ रेट, रट के रखना जी सब लड़का, मेडिकल में पूछा जाएगा कि 2011 में जनगणना के अनुसार हमारे देश का बर्थ रेट कितना है, तो 2% है सर। 2% करने का मतलब कि सर 20 बच्चा जन्म लेता है सर हर 100 अब 1000 आपको पॉपुलेशन में। और भी देखिए और भी फास्ट हो जाएगा, बस रटिए इसको। तुम लोग इमेजिन करो कि सर इतना तेजी से जो बर्थ रेट होगा, है ना जी,
तो सर हमारे देश में सर फूड स्कार्सिटी पे क्या होगा, लोड बढ़ने लगेगा ना जी। इमेजिन कीजिए कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना क्या करेगा, स्पेस और फूड पे क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। स्पेस एंड फूड पे इम्पैक्ट डालता है ये, है ना। इमेजिन करना होगा आप लोगों को कि हमारे देश में, ठीक है, आबादी बढ़ेगा तो सर रहने के लिए जगह देना होगा उसको, कि खाने के लिए खाना देना होगा। तो सर मैक्सिमम काम तो सरकार ही करती है, ठीक है। तो फिर सरकार को इस सबको शेल्टर देने में, है ना, जगह देने में, फूड देने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सरकार सोचती है कि किसी तरह से पॉपुलेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो आरसीएच का एक काम और भी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जी। कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है आरसीएच, ठीक है। तो लोगों के बीच में जागरूकता ला करके, पॉपुलेशन को तो स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, है ना, वो भी पॉपुलेशन है सर, हमेशा तो बढ़वे करेगा, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अंडर कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। कैसे, तो मोटिवेट करके, है ना, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन। कैसे मोटिवेट करके, जैसे हम लोग कहेंगे स्मॉल फैमिली इज बेटर देन अदर वन, है ना जी। जैसे आप लोग सुनते होंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये सब स्लोगन देके कभी कभी आप, है ना, टीवी सॉरी मतलब ये बिल वगैरह खरीदते हैं या रेलवे टिकट सब देखते हैं या बिजली बिल सब आता है, उस पर लिखा रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना जी। ऐसा कुछ स्लोगन दे करके हम लोग, है ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं, है ना। इवन आप खुद जानिए कि एक माँ बाप के अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो सबको पालना, सबको बराबर एजुकेशन देना, है ना, उसके लिए भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है ना जी। तो वो कोशिश करता है कि जितना कम बच्चा रहेगा तो उसको हम अच्छे से पाल सके, अच्छे से केयर कर सके। तो ये सारी बातें को लेकर के, है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है सर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका बता रहा है। तो एक तरीका क्या है सर, आपको इंसेंटिव देना। पहला तरीका क्या था कि सर स्लोगन सबको पॉपुलराइज करना, दीवार पे या बड़े बड़े आपको पोस्टर लगाना कि स्लोगन देना कि वी टू एंड आवर टू, है ना, हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ स्लोगन दे के लोगों को आपको मोटिवेट करना कि छोटा परिवार ही, है ना, आपको सुखी परिवार है वगैरह। और दूसरा क्या आ सकता है सर, ठीक है, इंसेंटिव्स देना, है ना। इंसेंटिव है कि, है ना, आपको जैसे प्रमोशन देना हो तो उसको ही देंगे जिसका छोटा परिवार। हालांकि हमारे देश में इसका विरोध होता है ना जी। जैसे मान लो कि एक छोटा परिवार है ना, मान लीजिए कि दो स्टाफ है ना, दोनों स्टाफ में से दोनों अच्छा काम किया है ना। अब इस दोनों में से प्रमोशन चाहिए किसी को, तो ऑफिस का जो बॉस होगा ना, प्रमोशन उसको देगा, है ना, जिसका परिवार छोटा होगा जी, ठीक है। इससे लोगों को, है ना, बाकी सबको समझ में आ जाएगा कि मैरिज लाइफ में छोटा परिवार रहेगा तो हमको भी प्रमोशन मिल सकता है जी। ये सब चाइना में रूल सब चलता है, इंसेंटिव दिया जाता है स्मॉल फैमिली को ताकि लोग सब भी क्या हो, है ना, मोटिवेट हो जाए, है ना, ये वगैरह, है ना। तो ये सब पॉइंट है और वही सब तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। और भी एक तरीका है सर, पहले क्या होता था कि मैरिज एज जो था ना सर, मतलब कि हमारे यहाँ या हमारे मोहल्ला या हमारे देश में क्या होता है कि 14 ही 15 साल की लड़की को शादी कर दिया जाता है जी, ठीक है। आप इमेजिन करो कि 15 साल की उम्र की लड़की को शादी होगा तो 18 साल आते आते एक बार तो माँ बन ही जाएगी ना जी, है ना। और कोई लड़का अगर 16 साल की उम्र में शादी करता है तो वो भी 18 साल आते आते एक बार तो पिता बन ही जाएगा ना जी। तो पॉइंट है कि भारत सरकार क्या किया है, एक नियम लगा दिया है कि भारत में लड़कियों का शादी का जो उम्र होगा 15 साल होगा जी, ठीक है। 50 सॉरी बलंडर हो गया हमसे, है ना जी, सॉरी। आप बताना चाह रहे थे कि आपको भारत सरकार नियम लगा दिया है कि लड़कियों का मैरिजेबल एज, है ना जी, गर्ल्स का जो मैरिजेबल एज है सर उसको क्या कर दिया जाएगा, 18 साल। और मेल का जो मैरिज का एज है 21 ईयर्स है जी, ठीक है। हालांकि अब ये दोनों में चेंज होगा जी, ठीक है। ये बात जा रहा है हम क्या बोले अभी, है ना। तो शादी करने को 18 और 21 है सर। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले सर क्या होता था कि 15 में शादी होता था, 18 आते थे वो माँ बन जाएगी, ठीक है। और लड़का में भी कम ही उम्र में शादी हो जाए तो वो भी क्या होगा, बहुत जल्दी पिता बन जाएगा। आपको इससे क्या हो सकता है सर, आपको पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए, है ना, भारत सरकार क्या किया है कि आप मैरिज एज में सर मतलब कि ये 18 और 21 का कंसेप्ट लगा दिया था। अभी जो बता रहे अभी इसमें हमसे मुँह से जो निकल गया ना 15 साल, तो अभी का बात है, अभी कोई ये मेडिकल में नहीं पूछेगा। अभी जो मोदी सरकार जो है ना, अभी जो 2015 ये क्या कहते हैं ये चला था, मतलब 15 अगस्त आपको जो आया था, 15 अगस्त के दिन घोषणा किया था कि लड़कियों के शादी करने की उम्र को घटाएगी हमारी देश की सरकार, है ना। पहले 18 था ना, अब उसको 16 या 17 करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं, ये बस चर्चा में है जी, ठीक है। इस पर कोई बिल विल पास नहीं हुआ है जी, ठीक है। और लड़का का जो शादी करने का उम्र है 21 को हटा करके 18 करने जा रहा है जी। ये जरूरी है सर इसको करना, क्योंकि आज का दौर है ना, मैच्योरिटी लड़की जल्दी ही ले लेती है। हमारे आपको समाज में देखा जाता है कि 16-17 आते आते मैच्योर हो जाती है। हालांकि शादी करना यह तो उसका अपना राइट है, ठीक है। फिर भी, है ना, भारत सरकार कोशिश करे कि मैरिज इसको घटाना। काहे भाई, तो क्योंकि असली, है ना, लाइफ स्पैन घट चुका है जी। कहता है कि हम लोग का लाइफ स्पैन अब भारत में मात्र 62 से 63 साल लग गया जी, है ना। 62 से 63 साल तक ही जिंदा रहेंगे जी, ठीक है। इतने कम शॉर्टर लाइफ स्पैन में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिट होगा तब ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉपुलेशन को, अपने देश को मेंटेन कर पाएगा जी। इसलिए ऐसा करने जा रही है। पर ये अभी नया मुद्दा है जी। आप लोग अभी एग्जाम में बैठिएगा तो यही बोलिएगा, गर्ल्स के लिए 18 साल, है ना, मेल के लिए क्या होगा
है ना, आपको 21 ईयर्स होगा जी, ठीक है। पर ये चेंज होगा जी, लड़का का भी उम्र घट करके 18 करने जा रहा है जी, ठीक है। इसके पीछे कारण है जी 18 करने का, है ना जी। कहा जाता है कि आजकल का जो जो लड़का सब होता है ना जी, आजकल का जो तुम लोग का जो खून है ना, ज़्यादातर एग्रेसिव होता है जी, ठीक है। देखा गया है कि बहुत सारा बच्चा ना 12 14 साल 15 साल आते आते, है ना, चाकू लेके घूमने या ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है जी, ठीक है। और वो सारा गलत काम कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। 18 साल की उम्र आते आते तो लड़का एकदम पूरा बदमाश हो जाता है जी, ठीक है। हम देखें 11 12 का बच्चा सबको, है ना, ऐसा खच्चर सब होता है, ठीक है, कि कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है ना, नियम है हमारे देश में, कानून बना हुआ है 21 साल से कि नीचे अगर तुम किसी का मर्डर कर देते हो ना, यानी 21 साल का कोई लड़का है, सॉरी 21 साल से नीचे का कोई लड़का है, वो किसी को मार देता है या कुछ सेक्सुअल असॉल्ट वाला एक्टिविटी करता है, तो उसको बाद 2-3 साल का ही सजा होता है जी, ठीक है। बाल सुधार गृह में भेज देता है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3 साल 4 साल सजा मिलेगा जी, ठीक है। इससे वो फायदा उठा लेता है जी, ठीक है, बहुत सारा गंदा काम करना शुरू कर देता है। जब आदत पड़ जाता है तो वही बड़का गुंडा बन जाता है आगे जाके। इसीलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि लड़कों का उम्र भी घटा करके कितना कर दिया जाए, 18 मैच्योरिटी एज, ताकि, है ना, उस पर भी बहुत सारा लीगल कार्रवाई किया जा सके, है ना। तो ये भी एक बात है जी, ठीक है। अब बायोलॉजी में देखो, है ना, बायोलॉजी में, है ना, एज का पता लगाने का एक फैक्टर है जी, एज, है ना। जा रहा है जी बात समझ में? हाँ है तो सब आज लड़के है, लड़की कोई नहीं है, है ना जी, आज कोई है ही नहीं फीमेल, है ना। चलिए ठीक है, एज की बात करें जी, उम्र का पता लगाने के लिए सोचिए, हम बताना चाहे क्रोमोजोम जो देखते हैं ना हम लोग, है ना, ये एक क्रोमोजोम है ना। और क्रोमोजोम में जब देखते हैं सर, ऊपर का हिस्सा होता है उसको टेलोमेयर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेलोमेयर। यहाँ ऊपर में कवर होता है सर, इसका नाम है टेलोमेयर, है ना जी, टेलोमेयर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और टेलोमेयर, है ना सर, आपको, है ना, उम्र के साथ साथ क्या होता है सर, खराब होते जाता है। हम लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, है ना, ओल्ड एज क्यों आ जाता है? ओल्ड एज इसलिए आ जाता है सर क्योंकि टेलोमेयर डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब टी माने टेलोमेयर लिख रहे हैं, टेलोमेयर समझ रहे हो ना कहाँ पे होता है, क्रोमोजोम के ऊपर में होता है सर। ये कैप के तौर पे काम करता है, फीता के तौर पे काम करता है, डीएनए को बांध के रखता है सर। लेकिन सर क्या होता है, टेलोमेयर, है ना, इन्वर्सली ओल्ड एज होता है सर, एज मतलब एज बढ़ेगा ना तो टेलोमेयर क्या होगा, घटेगा जी, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे आपका उम्र बढ़ता चला जाएगा तो टेलोमेयर घटता चला जाएगा जी, ठीक है। या टेलोमेयर का ज़्यादा लॉस हो जाना इस कॉल्ड एज, ओल्ड एज, है ना जी, बात समझा ना। आप देखो लड़का में टेलोमेयर पहले से कम रहता है जी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कहा जाए नॉर्मल लड़का लड़की को लेकर चला जाए तो सर लड़का 60 साल में मर जाएगा आप, ठीक है, 60 ईयर में ही आपको डेथ हो जाएगा, जबकि लड़की 65 साल तक जिएगी, क्योंकि लड़की के पास तो 46 क्रोमोजोम होता है और लड़का में तो एक वाई क्रोमोजोम होता है ना जी। एक टेलोमेयर तो उसको पहले से घटा हुआ है, गौर कर रहा है जी सब आदमी, उसमें एक टेलोमेयर तो नहीं ना होगा। या यूं कहें कि जब लड़का का वाई क्रोमोजोम तो बहुत छोटा होता है जी, और हम आपको जब पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में वाई क्रोमोजोम के बारे में, तो हम लोग का वाई क्रोमोजोम बहुत छोटा होता है जी, ये कभी भी गायब हो सकता है जी हमारी पॉपुलेशन से। और जिस दिन ये गायब होगा तो लड़का लड़का नहीं रहेगा, वो जीरो हो जाएगा जी, समझ आ रहा मेरी बात करना चाहें। हम लोग का वाई क्रोमोजोम बहुत छोटा होता है, टेलोमेयर तो उसमें ना के बराबर होता है सर, इसलिए लड़के का लाइफ स्पैन ज़्यादा आपको, है ना, आपको निकी कम है जी, ठीक है। ये बायोलॉजिकल सेंस है जो एज को घटाना चाह रहा है सरकार, है ना। सरकार 2 वजह से लड़कों का एज घटाना चाहता है, शादी करने का उम्र, मैच्योरिटी का उम्र अलग करना चाहता है जी, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि सर वो वायलेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है आजकल का तो लड़का सब, तो उसको आपको ज़्यादा कानून के अंदर में लाया जा सके, इसीलिए उसको, है ना, ऐसा करने वाली रही है सरकार। और दूसरा है सर कि आपको वाई क्रोमोजोम का आपको हम लोग में ना के बराबर होता है सर, इसलिए सर लड़का का उम्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, इसीलिए चाह रहा है कि भारत सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा लड़का भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके जी, ठीक है, अगर बात करें तो, है ना जी। बात याद रहेगा जी क्या सब बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये टेलोमेयर क्या होता है सब, ये सब जानना होगा आप लोगों को। ओल्ड एज क्या होता है ये सब भी आप लोगों को जानना होगा जी, ठीक है। ये सब भी आपको समझा दिए, है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आरसीएच एक सलाह देती है, कंट्रासेप्टिव मेथड, है ना जी, जा रहा है बात समझ में। तो भारत सरकार आरसीएच को बोली हुई है कि भाई तू ऐसा कुछ कर कि ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो आरसीएच भी, है ना, लोगों के बीच में जागरूकता लाती है, कंट्रासेप्टिव मेथड बताती हैं लोगों को, है ना जी। कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, है ना जी, कुछ ऐसी दवाएं, कुछ ऐसे तरीका जिससे हम लोग क्या कर सके, बच्चों को आने से रोका जा सके जी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है 7 तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, 7 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव। जा रहा है जी बात समझ में। कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाने चले आए, ये VVI है, इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का हिंदी या डेफिनेशन बताइए सर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि अनएबल टू गिव चाइल्ड, अगर कोई बच्चे जन्म नहीं देना चाहती है तो उसके लिए सर एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसमें बहुत तरह का मेथड आता है या बहुत तरह का टाइप आता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरह का नेचुरल मेथड भी है सर, है ना जी।
एक होता है सर आपको बैरियर। कॉन्ट्रासेप्टिव पूछेंगे हम, ये आपको याद रखना होगा, ये 7 तरह के होते हैं जी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना जी। या बर्थ कंट्रोल, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं समझ पा रहा इंग्लिश, इसको ये समझ लो, बर्थ कंट्रोल, है ना जी। आरसीएच का जो काम है सर, है ना, वो क्या है, बर्थ कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीका अपनाता है जी, ठीक है। उसमें से एक है सर आपको बैरियर, है ना, एक है सर आपको नेचुरल मेथड, एक है सर आपको, है ना, इसी के अंदर में आएगा आईयूडी, है ना। आईयूडी क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग। इसी के अंदर में आएगा पिल्स, है ना। इसी के अंदर में आएगा सर आपको इंजेक्शन इम्प्लांटेशन, है ना, या इम्प्लांट। और एक आएगा सर सर्जिकल मेथड, है ना जी, सर्जिकल मेथड, है ना जी, सर्जिकल मेथड भी आएगा जी, ठीक है। देखो तो 7 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 तरीका है जिससे बच्चे को धरती पे आने से रोका जा सकता है सर। इससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगा और माँ का अपना, है ना, माँ अपना चाहेगी तो 1-2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप भी बना पाएगी, है ना जी। कहा जाता है 1 साल 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि दोनों को अच्छा से न्यूट्रिशन मिल सके जी, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग गौर करेंगे, ये सब क्या है उस सब पे भी हम लोग डिस्कशन किया जाएगा जी, ठीक है। बैरियर मेथड पे, नेचुरल मेथड पे, आईयूडी, पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड, ये सब जो देखते हैं ये सब किसका हिस्सा होगा, है ना, बर्थ कंट्रोल का ही एक पार्ट्स होगा जी, ठीक है। जा रहा बात सुनने। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, नेचुरल क्या होता है सर वो जानेंगे, बैरियर क्या होता है सो जानेंगे, पिल्स क्या होता है वो जानेंगे, आईयूडी क्या होता है वो जानेंगे जी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। उससे पहले हम लोग एक और बात करते हैं, आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है सर, एक ऐसा गर्भ निरोधक दवा या ऐसा कुछ आपको मेथड, है ना जी, जिससे क्या हो सर आपको साइड इफेक्ट कम हो जी, ठीक है। ये पॉइंट पे हम आ गए हैं, ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जी, ठीक है। यार आपसे आज के बाद पूछे कि आइडियल कंट्रासेप्टिव किसे कहते हैं। आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, तुम लोग 9th में पढ़ा होगा ऐसा कुछ, है ना जी। ये सब पढ़ा है, कॉपर टी वगैरह सब 10th में आपको था, ये सब कॉपर टी सब पढ़ना, है ना जी। वही सब चीज़ तो पढ़ा रहे, कॉन्डम वगैरह सब इसी टॉपिक के अंदर में आएगा। तो हम बताना चाह रहे हैं क्या कि आइडियल कंट्रासेप्टिव किसे कहेंगे सर, है ना जी। आइडियल कंट्रासेप्टिव का क्या क्या खासियत होता है जी, ठीक है। तुम लोग भी जैसे पूछते हो ना, ये जैसे आप लोग 9th में तैयारी किए हो तो पूछा होगा आइडियल फ्यूल क्या है, मतलब अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, जो जल्दी मिल जाए, है ना जी। जैसे मिट्टी तेल है ना, और पेट्रोल में कौन जल्दी मिलेगा, तो पेट्रोल जल्दी मिल जाता है तो उसको जल्दी अच्छा को जल्दी अच्छा से चले, कम धुआं दे सर, ज़्यादा सस्ता हो, यही सब बात को देखते तो उसको क्या कहते हैं, आइडियल कंट्रासेप्टिव। वही बात यहाँ पे भी है कि आइडियल कंट्रासेप्टिव में क्या होगा, यूजर फ्रेंडली, मतलब जो लड़का या लड़की लगाएगा तो उसके मुताबिक हो, इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में आराम से मिल जाता हो, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, असरदार, है ना जी। और क्या होना चाहिए सर, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको लिखा आपको रिवर्सिबल मतलब वो चाहेगी तो वापस पुराने दिन में जाना चाहेगी तो वो जा सकती हो, ठीक है। मतलब दवा ले रही है तो फिर दवा छोड़ देगी तो फिर से नॉर्मल हो जाए, ऐसा भी होना जरूरी है जी, ठीक है। उसका लेस या साइड इफेक्ट होना चाहिए, है ना। इट शुड बी नो, है ना, आपको लिखा आपको इट शुड बी इन, आपको लिखा आपको इन नो, आपको लिखा वे आपको इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव, है ना जी। उसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव में, है ना जी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। डिजायर में भी कोई दिक्कत ना पहुंचाना, तक कोई लड़की ऐसा ना हो कि दवा खा रही है तो उसका ये हो जाए कि आप उसको सेक्सुअल इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी। आइडियल कंट्रासेप्टिव अपने से ही पढ़ोगे ना तो समझ में आ सकता है, हम भी उसे बोल भी रहे हैं, है ना। आइडियल कंट्रासेप्टिव का मतलब ऐसा कोई दवा जिसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो सर, इजीली अवेलेबल हो जाए, सस्ता हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब क्या, वापस हो सकता हो, और सेक्सुअल प्रैक्टिस में मतलब क्वाइटस के दौरान कोई साइड इफेक्ट नहीं देता हो, है ना। और आपको सर ये, है ना, सेक्सुअल डिजायर को डिराइव को खत्म न कर देता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसको ना आपको ये समझना ना, इस हिसाब से चलेंगे तो लगभग 7 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं सर, जिसमें से एक का नाम है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है बैरियर, तीसरा है आईयूडी, चौथा है ओरल कंट्रासेप्टिव, पांचवा है इंजेक्टेबल, छठा है इम्प्लांट और सातवां है सर्जिकल मेथड, है ना जी। ये 7 तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, है ना, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव लाया जा सकता है जी, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो बारी बारी से सातों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जी, ठीक है। इसमें से, है ना, एक पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम बना के पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो एक है आपको बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्टिव, है ना जी। कंट्रासेप्टिव जो देखते हैं ये आपको कितने तरह का होता है ना, तो 7 तरह का होता है जी, ठीक है। इसमें से एक होता है नेचुरल, है ना जी, एक होगा नेचुरल। और नेचुरल को ट्रेडिशनल भी कहते हैं सर, ट्रेडिशनल मतलब बहुत दिनों से यूज हो रहा है जी, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड, है ना जी, जा रहा है बात समझ में। और दूसरा है आपको बैरियर, क्या है सर पढ़ाएंगे अभी तो पता चल ही जाएगा, बैरियर। और तीसरा है सर आपको इसी के अंदर में, है ना, आपको आईयूडी, है ना।
चौथा है आपको इसी के अंदर में, आपको आईयूडी के बाद 4th नंबर पे आता है ना, आपको पिल्स, है ना। 5वां नंबर पे आता है सर आपको, है ना, 5वां नंबर पे आएगा आपको, है ना, आपको इसी को ओरल कंट्रासेप्टिव भी कहते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव भी कहेंगे। 6ठा नंबर पे आएगा तुमको, है ना, इंजेक्ट, है ना, इंजेक्टेबल। और सॉरी 5वां नंबर पे, 6ठा नंबर पे आएगा तुमको इम्प्लांट, है ना। और 7वां पे आएगा सर सर्जिकल। अब कौन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सर, इसी का हम लोग चुनाव करेंगे जी, ठीक है। पता लगाएंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर होता है। उससे पहले ये देखो कि कौन किसके द्वारा यूज होता है। ये मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है, ये भी मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है बैरियर। लेकिन आईयूडी, पिल्स, है ना, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट ये ओनली फीमेल के द्वारा यूज होता है जी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मेडिकल में यही पूछता है कि कौन लड़का के द्वारा यूज हो सकता है, कौन लड़की के द्वारा हो सकता है, कौन दोनों के द्वारा वो यूज हो सकता है। ये चारों जो देखते हैं सर, ये फीमेल द्वारा यूज होता है। इसमें फिर मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है जी, ठीक है। इसमें सर सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होता है जी, हम बताते हैं तुम लोगों को कि जो मेथड, जो तरीका हार्मोन बेस्ड होगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा जी, ठीक है। मतलब हम बता रहे हैं तुम लोगों को ये मेथड, है ना जी, ये मेथड, है ना, और ये मेथड, और ये इसमें भी कुछ अंश, है ना जी, सारा नहीं, कुछ अंश, है ना, हार्मोन्स कंट्रोल, है ना जी, हार्मोन के जरिए कॉन्ट्रासेप्टिव को कंट्रोल करते हैं सर। इफ वी कंट्रोल, है ना, कंट्रोल व्हाट, वी कंट्रोल, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना जी, वी कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना जी, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव बाय हार्मोन, है ना जी, बाय हार्मोन्स। अगर हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे और उसमें कह देंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन से हो रहा है, तो समझ जाना वो 100% इफेक्टिव होगा, 100% असरदार होगा सर, है ना जी। मतलब आपको यही बताना है कौन गारंटी है, किसमें नहीं गारंटी ले सकते हैं। तो हम बोल दिए पहले कि हार्मोन मेथड से कराएंगे सर तो गारंटी है ना जी। तो हार्मोन मेथड कहाँ से मिलेगा तुमको, आईयूडी में मिलेगा, पिल्स में मिलेगा, इंजेक्शन में मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, इम्प्लांट में। अब तो लोग ये भी कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव कौन इस्तेमाल करती है, फीमेल इस्तेमाल करती है। ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल किस तौर पे है सर, फीमेल के फॉर्म में अवेलेबल है, मैंने फीमेल के लिए अवेलेबल है सर कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल में ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल नहीं है जी, ठीक है। अब आइए, है ना, अब हम लोग लेते हैं किस में गारंटी है, किस में गारंटी नहीं है। इसमें कोई गारंटी नहीं है सर, नॉट गारंटी, है ना, नॉट गारंटीड, है ना जी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी सर क्या होता है सर, नॉट गारंटीड, है ना जी, नॉट, है ना, गारंटी, इसमें भी गारंटी नहीं लिया जा सकता है जी, ठीक है। पर इसमें सर आईयूडी में, पिल्स में, इंजेक्शन में, इम्प्लांट में गारंटी ले सकते हैं, 100% है। और सर्जिकल में तो 100 नहीं 200% गारंटी ले सकते हैं जी, ठीक है। मोर इफेक्टिव भी है सर ये, मोर, है ना, आपको इफेक्टिव, है ना जी। बात समझ में आ रहा नहीं जी, थोड़ा छोटा छोटा बात पे भी ध्यान देना आप लोगों को। अब आ जाओ नेचुरल मेथड पे, सर ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है। ये देखो, ये बिहेवियरल मेथड है जी, बिहेवियरल तरीके से, है ना। इसमें कोई दवा नहीं खाना पड़ता है जी, द लिस्ट साइड इफेक्ट, इसमें एक जरा भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दवा ही नहीं खाना है इसमें, द लिस्ट साइड इफेक्ट रहेगा सर, तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा जी, लेकिन गारंटी भी नहीं लेगा ये। देखो नेचुरल मेथड है ना जी, ये दिमाग यानी कि अवेयरनेस पे बेस्ड है। अवेयरनेस मैंने जो सोच समझ रहेगा, तो वो तुम लोग पढ़ा हुआ बायोलॉजी में कि 14 तारीख के दिन ओव्यूलेशन होता है, याद आ रहा है ना। ओव्यूलेशन किस दिन होता है, 14th डे के दिन। तो आपको कोई भी कपल नहीं चाह रहा बच्चा को जन्म दे, तो वो क्या करेगा, 14 तारीख की डेट में आप कॉपरेशन न करेगा जी, या फर्टिलाइजेशन न करेगा, अवॉइड करेगा। इमेजिन कर रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेचुरल मेथड जो होता है ना सर, है ना, या ट्रेडिशनल मेथड, ये 3 प्रकार का होता है जी, ठीक है। ये कुछ नहीं, बिहेवियर पे बेस्ड होता है सर। इसके लिए तुमको फिर से नेचुरल मेथड को 3 टाइप में बांटना होगा। इसमें आता है सर आपको, नेचुरल मेथड 3 तरह का होता है सर। एक होता है सर, है ना, आपको एक होता है सर आपको इसके अंदर में क्वाइटस, मतलब एक होता है सर आपको, सॉरी हम भूल रहे हैं, एक हो गया तुमको आपको पीरियोडिक एबिसिटेंस, है ना जी। एक इसमें आ जाएगा पीरियोडिक एबिसिटेंस, है ना जी। जा रहा है बात समझ में, दिख रहा है ना सबको, पीरियोडिक एबिसिटेंस, है ना जी, है ना, सिटेंस, है ना, एबिसिटेंस। एक इसी के अंदर में आएगा सर आपको पीरियोडिक एबिसिटेंस के बाद एक इसी के अंदर में आएगा सर आपको एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया या विड्रॉबल। एक देखो इसमें लिखा होगा एनसीईआरटी बुक में, विड्रॉबल, है ना, या इसी को क्वाइटस इंटरप्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्शन भी बोलते हैं जी। तीसरा तरीका है सर आपको, है ना, लैक्टेशनल, मम्मी खोल दी तो, है ना, तो लैक्टेशनल, है ना, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये 3 तरीका है ना, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं जी, है ना, आपको मेथड सब आता है जी, ठीक है। एक है पीरियोडिक एबिसिटेंस, एक विड्रॉबल है, और एक क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया है जी, ठीक है। अब आपको याद रखना होगा पीरियोडिक एबिसिटेंस क्या होता है जी, ठीक है। तो पीरियोडिक एबिसिटेंस को समझने के लिए तुमको एक बेसिक बात याद रखना होगा। बेसिक याद आ रहा है जी, हम सब जानते हैं 14th डे
ओवुलेशन होता है जी, याद रखिए सब आदमी। सर 14th डे ओवुलेशन होता है, तो उस दिन अगर दोनों मेल फीमेल यानी कपल है ना अगर अवॉइड करेगा क्वाइटस को, तो चांसेस ऑफ कंसीवनेस क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना जी, बच्चे जन्म लेने का दर क्या हो जाएगा, कम जाएगा जी। ठीक है, हम सब जानते हैं 14th डे ओवुलेशन होता है, अगर मेल पार्टनर इस समय को अवॉइड करेगा तो हो सकता है सर क्या आपको बच्चे जन्म न ले। तो सर जरूरी थोड़ा है कि 14 तारीख की डेट ही ओवुलेशन हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है ना जी, 15 तारीख की डेट में भी तो ओवुलेशन हो सकता है, या उससे पहले भी तो हो सकता है जी। तो इमेजिनेशन कीजिए आप जी कि 14 तारीख की डेट में ओवुलेशन से बचने के लिए है ना जी, मतलब 7 दिनों का है ना जी आपको रोक लेता है, पीरियोडिक एबिसिटेंस 7 दिनों तक है ना, 7 दिनों तक जो है ना सर आपको ये अपने आप को क्वाइटस को रोकता है, मतलब 10 से 17 दिन तक अवॉइड करता है। 10 मेस्ट्रो साइकिल का जो 10 तारीख होता है से लेकर 17 तारीख तक 17th डे तक है ना अवॉइड करता है क्वाइटस को जी। ठीक है, मतलब इंटरकोर्स नहीं करता है ताकि सर स्पर्म ओवम नहीं मिल सके। सही तरीका हुआ ना जी, इसमें कोई आपको केमिकल नहीं खाना पड़ा, बस ये तो बायोलॉजी का कंसेप्ट था उसने लगाया है ना जी। तो इसमें चांसेस है सर कि वो है ना आपको नहीं कि कंसीव कर जाए, चांसेस है कि कंसीव ना भी करे जी। समझ में आ रहा जी मेरी बात करें, मतलब ये गारंटी थोड़ी ले सकता आप किसी किसी लड़की में 18 तारीख को ओवुलेशन होगा तब क्या, समझ में आ रहा जी मेरी बात करना चाहे। लेकिन सर कुछ तो फायदा हुआ ना इसमें। कहा जाता है 10 से 17 तारीख के बीच में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होता है, इसलिए इस समय को कहते हैं फर्टाइल पीरियड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्टाइल पीरियड के नाम से बुलाते हैं इसी। ठीक है, और कहता है डॉक्टर इस टाइम में अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इस टाइम में क्वाइटस होगा तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा जी। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ा दिए आप लोगों को हम। ठीक है, देखिए तो ये पॉइंट को अपने से है ना, तो अब कल जब मिलेंगे तो रीडिंग देंगे जी। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है ना। उस वो लड़का एग्जाम दिया था जी, सारिक अमन, वो जो तुम्हारा जो वो था है ना तुम्हारे गांव में जिससे तुम असाइनमेंट लिया है,